कविता तो नहीं लिखी हूँ। इस किताब का टाइटल है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। एक लोकतंत्र में आप के भविष्य को लोकतंत्र में राजनीति ही तय करता है और उस राजनीति के वजह से आप पिटते भी हैं और उस राजनीति को बनाते भी हैं। तो उस तरीके से हमारी राजनीति और हमारे व्यक्तिगत अलग अलग नहीं है। तो महिलावादी सोच में तो बहुत ही बुनियादी एक नारा है। इस नारा की वजह से हम लोग 40-50 साल 60 साल से काम करते आ रहे हैं। तो इसलिए इसको लेके बातचीत चली कि इस किताब का नाम ये क्यों दिया गया। कि काफ़ी समय आप राजनीति को देखते हुए और समझते हुए, था आज की राजनीति में और पुरानी राजनीति में क्या अंतर दिखता है? पुरानी नई नहीं होती है, ये तो बदलता जाता है। और आज की बदली हुई राजनीति में सबसे बड़ी दुख की ये बात है कि हमारे अभिव्यक्ति के ऊपर बहुत रोक लग गई है और अभिव्यक्ति पर रोक लगाएंगे तो लोकतंत्र जी नहीं सकता। और मतभेद और दूसरे विचारों को सहने की शक्ति नहीं हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है। किस तरीके से अभिव्यक्ति पे भी वार किया जा रहा है, थोड़ा सा चर्चा करें। उस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहती, मैं अपनी किताब पे बात करना चाहती हूँ। तो किताब में मतलब आपने कितना समय आपको किताब तैयार करने में लगा और किन का सहयोग इसमें रहा? बहुत सहयोग। मजदूर किसान शक्ति संगठन का सहयोग लगा। मेरे परिवार में मेरे पति, मेरे माँ, भतीजा, मेरी बहन, मेरे सब लोगों का इसमें शामिल हुआ। वो लोग मुझे प्रेरणा देते रहे कि करो करो। मैं सोचती थी छोड़ दो यार, क्या करना है, कि नहीं नहीं लिखो लिखो। इसमें ऊपर जोर आया। हार्पर कॉलिन्स ने भी बहुत मदद किया, जो प्रकाशन करने वाले पब्लिशिंग हाउस है, इससे भी मिला। इसके जो पहले जो पब्लिशर आई थी कार्तिका, उन्होंने मुझे बहुत दिया। मीता कपूर जो इसको संभाली, उन्होंने मुझे, मतलब बहुत सारे लोगों ने। और निखिल शंकर ने तो बहुत जोर दिया कि प्रकाशन तो होगा और तुम्हें करना ही पड़ेगा। जी, आपने एक बात बोली थी कि मैंने काफ़ी जोर दिया था निखिल शंकर सर को और फिर भी उन्होंने कई जगह तो मना भी कर दिया, लेकिन कुछ वर्ड भी उन्होंने बोले थे। आफ्टरवर्ड, मतलब सबसे अंतिम शब्द उन्हीं का अंतिम शब्द, आखिरी शब्द उन्हीं का है। मैंने उनको कहा कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। अब मेरे साथ 35-36 साल हो गए, हम सब साथ साथ जी रहे हैं, काम भी साथ साथ करते हैं। तो आपके इसमें आपका बयान नहीं होगा तो फिर क्या होगा, होना ही पड़ेगा। तो तो ये एक छोटा सा आपसे और सवाल था कि महिला भरण की तरफ से हो या सामाजिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, कई चीज़ें ऐसी कि आज भी महिला और बच्चों पे बहुत किस्म के दबाव डालते हैं। एक तो कानून और राजनीति भी उनकी तरफ कम जोर डाल रहा है और वो एक प्रॉब्लम है। हम लोग पहुंचते नहीं हैं, शहर में रहने लग गए लोग, गांव में तक पहुंचते नहीं हैं। जहां पीड़ा है वहां पहुंचते नहीं हैं, उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं उठाते हैं। संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष के बगैर बदलाव नहीं आता है। तो संघर्ष थोड़ी कमज़ोर हो गई है हमारे देश में। तो संघर्ष मजबूत होगा और जगह मिलेगी बात करने की। और आजकल जंतर मंतर भी ऑफिस बन गया है 10 से 5। यहाँ राजस्थान में सरकार ने हमें थोड़ी सी ज़मीन दी है जयपुर में, उसके ऊपर भी कब्जा करने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ अजमेर में कलेक्ट्री के बाहर बैठते थे, वो ज़मीन भी हमसे छीना गया। तो जनता कहाँ जाएगा? जनता है, जनता का देश है, हमारा ही चुने हुए लोग हैं और फिर हमें बोलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ी दुविधा है, इसको समाधान करना ही पड़ेगा देश में। मतलब बोलने की आज़ादी के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। बोलने की आज़ादी और बोलने की जगह की आज़ादी दोनों जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर की है, मेरे परिवार की है, वो तो अलग है, मगर पर्सनल बातें तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक सत्ता के आधार पर जो चलता है ये देश या कानून बनाता है उससे जुड़ा हुआ है। मनरेगा बना तो हमारे गरीब जिए, आरटीआई बना तो हम लोग सत्य की खोज में आगे और बढ़ पाए। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये तो पर्सनल पॉलिटिकल में एक मुझे एक जगह दिया, मगर एक शिफादी ने एक बहुत सुंदर चीज़ मेरे वहाँ के सोफिया कॉलेज वाले बातचीत में मेरे साथ किया कि इस किताब का जो लिखने का तरीका है ये भी एक तरीके से फेमिनिस्ट की है। क्योंकि लैंग्वेज में भी एक फेमिनिस्ट लैंग्वेज है, एक पुरुषों का लैंग्वेज है। लैंग्वेज भी एक तरीके से जिस तरीके से हम लिखते हैं उसकी भी आज़ादी नहीं है। क्योंकि हमें कहा जाता है ये ना इसको अमेंड करो, एडिट करो, वैसे लिखो। तो एक बहुत महान लेखिका थी, अंग्रेजी लेखिका वर्जीनिया वुल्फ, जिसको सारे फेमिनिस्ट अच्छे से जानते हैं। उन्होंने एक किताब लिखा रूम ऑफ माई ओन। तो उसमें लिखा कि मुझे मेरा कमरा चाहिए
मुझे लिखने की आज़ादी चाहिए, कैसे लिखूं उसकी आज़ादी चाहिए, किस सोच में लिखूं उसकी आज़ादी चाहिए, और मैं जैसे लिखूं उसको स्वीकार करूं। मेरा सोच है उसको स्वीकार करूं। कई लोगों को परेशानी भी आई है क्योंकि क्रमबद्धता नहीं है, ये थीमेटिक चैप्टर्स है। तो किसी ने मुझे कहा पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, ऐसे नहीं लिखी। मैंने कहा नहीं लिखी है क्योंकि मैं थीम्स पे लिखी हूँ। उस थीम में, हर थीम में आगे पीछे है। आप कहते हो कि भाई आवर बॉडीज आर सेल्स, लिखो हमारे शरीरों के बारे में, महिलाओं के बारे में, हमारे राजनीति के बारे में लिखूंगी तो मैं कुछ और लिखूंगी, उसका भी पहले का हिस्सा अभी वर्तमान का है, उसका भी भविष्य है। मैं मजदूरों के बारे में लिखूंगी तो उसका भी, तो मैं कैसे एक लाइन में कैसे लिख दूंगी, ये है वो तरीका ही नहीं है। तो कई लोगों को इसके साथ पहले काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, फिर एडजस्ट हुए, और मुझे लगता है कि ये एक तरीके से हमारे जो महिलाओं के जो लिखने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी की एक प्रयास है। और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, मगर एक दो बातें हैं जो राजस्थान में रहने की वजह से दृढ़ हुआ, तो वो मैं आपको कहूँगा। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं कोमल कोठारी और विजय जानते तेरे 20-25 साल पहले, 30 साल पहले मिली। अनिल बोर्डिया ने मुझे मिलवाया। उन्होंने कहा कि तुम राजस्थान को क्या पहचानती हो, तुमने कोमल से और बिज्जी से नहीं मिली, तो मुझे ले गए और उन्हें कोमलदा से परिचय करवाया और बिज्जी से परिचय करवाया। और पहले बार मैंने लंगा मांगनिया की संगीत सुनी। इस किताब में मैं लिखी हूँ कि जिस दिन वो संगीत मैं सुनी उस दिन मैं राजस्थानी बनी, क्योंकि संगीत ने मेरे मन को, मेरे आत्मा को और मेरे अंतर में मेरे जो विचार है या मेरे ख्वाहिश है उसको पूरा किया। और आप यदि थोड़ा और पूछें तो मैं कोमलदा को पूछी, कोमलदा मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है संगीत, मैं पहले सुनी नहीं है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो उन्होंने कहा शास्त्रीय संगीत दक्षिण भारत की तो अच्छा लगता है, मैंने मुझे बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा शास्त्रीय संगीत दक्षिण भारत की शास्त्रीय संगीत और मांगनियार और लंगाओं की जो पद्धति है उसमें खूब लेन देन है, इसलिए तुम्हें एकदम तुम्हारा खूब बोला कि हाँ ये मेरा है, क्योंकि उसके तुम सुने हुए आदि हो। इसी तरीके से आज की राजनीति में हम लोग शब्दों को छोड़ के संगीत, अभिव्यक्ति, इसकी ओर बढ़ेंगे तो हम दोस्त क्यों ना बने। एक किस्सा और सुना देती हूँ। शंकर और मैं गए थे कराची, और कराची में हम लोग गए थे जिस साल बेनज़ीर बुक को जीती थी, फैज़ अहमद फैज़ के नाम से लाहौर में एक फेस्टिवल होता है, उसमें गए हम। सब जगह अनुवाद करना पड़ा क्योंकि सब नाटक हमारे राजस्थानी में है। तो मगर जब हम कराची गए तो कराची में उन्होंने कहा अरे कोई जरूरत नहीं है आपको कोई अनुवाद करने की, हम सब समझते हैं। इसी नाटक को दक्षिण भारत में ले जाते या बंगाल में ले जाते तो आपको अनुवाद करने की जरूरत होती, मगर आप किसी से पूछो तो कहेंगे वो तो दुश्मन देश है। अरे दुश्मन देश है तो हमारी भाषा एक कैसा है, हमारे खान पीन कैसा है, हमारे गाने, हमारे मिक्स, जो हमारी जो पारंपरिक कहानियाँ हैं, हीर रांझा वहाँ गाया जाता है, हीर रांझा यहाँ गाया जाता है, बुल्ले शाह वहाँ गाया जाता है, बुल्ले शाह यहाँ गाते हैं। रामायण का जब टेलीवाइज हो रहा था, हर हफ्ता वो देखते थे, हर एक होटल में रामायण का पूरा चलता था। वो कहते थे हमारी कहानी हमें देखना ही है। तो ये जो हमारी मिलती जुलती संस्कृति को हमने क्यों इस तरीके से बिखेरा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी फिलहाल ही हमारे जागरण शो में पहला आया पाकिस्तानी, दूसरा आया हिंदुस्तानी। उनकी माओं की भाषा आप लोगों ने सोशल मीडिया में सुना होगा। दोनों माँ एक दूसरे से बात करती हैं और दूसरे के बेटे में गर्व लेती है कि तुम्हारा बेटा मेरा है, ये कहते आपका बेटा मेरा है। जब हम इस लेवल पे दोस्ती रख सकते हैं तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे कि दुश्मनी में कुछ रहा नहीं, मगर उसको उभरवाने के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं संस्कृति के ऊपर थोड़ा ज़्यादा आपके साथ अभी बोली हूँ, मगर बहुत और सारे बातें हैं, मैं उनके ऊपर अभी नहीं जाऊँगी। मजदूरों की बात है, ये तो बहुत गंभीर बात है और ये तो कई लोगों ने पढ़ के भी सुना दिया, इस पर मैं नहीं जाऊँगी। आप और मैं जब तक ये नहीं समझेंगे कि लिखने की जो
तो इसको इतना बड़ा स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि मैं और आप कितने और पावरफुल लोग हैं। गरीब एक दिन राज करेगा, वो कहेगा जो हाथ से मजदूरी नहीं करता है वो बेकार है, तो लिखने पढ़ने वालों को 2 रुपये दिन में दे दो। वो भी ठीक नहीं है ना, हम जो कर रहे हैं ये ठीक है। इसीलिए बराबरी की इतना बड़ा मुद्दा है और हमारे संविधान जो समता और समानता की बात करता है वो इतना महत्वपूर्ण है। मगर मैं अपने बात के अंत में मैं शंकर को इसलिए बुलाना चाहती हूँ। मैं ये लिखते लिखते मैंने शंकर और निखिल से बहुत कहा कि यार आप भी कुछ तो लिखो इसमें, तीनों की जिंदगी ऐसे रही है टूटी हुई। तो मैंने कहा इस किताब में थोड़ा बहुत तो लिखो। बंकर ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इसको तो पढ़ूंगा ही नहीं। इन्होंने कह दिया कि हम लिखेंगे ही नहीं। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा देखिए पर्सनल में तो कहीं ना कहीं पंकज रॉय को कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए, अब तुम लोगों को पॉलिटिकल और पर्सनल में कहना चाहिए। फिर अंत में बहुत जोर डालने के बाद दोनों ने मिलकर 2 पन्ने लिखे थे, द लास्ट वर्ड। इसका हिंदी अंग्रेजी है। सोचते या तो पहाड़ को हटाएंगे या कुछ नहीं। ये समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब पत्थर उठाने लग जाओ तो एक दिन पहाड़ नीचे आ जाएगा, मगर आप इस क्रिया को शुरू नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो इसके लिए बहुत सुंदर एक कोटेशन है जो इस किताब में कहीं है। उसमें एडुआर्डो गालियानो करके एक बहुत पॉलिटिकल राइटर रिपोर्टर उरुग्वाई साउथ अमेरिका के हैं थे। उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं और एक बहुत सुंदर कविता लिखा है द नो बॉडीज, और बहुत ही सुंदर कविता है गरीबी में वंचित जो होते हैं उनके बारे में। उन्होंने एक बहुत सारे चुटकुले हैं। एक तो कोई उसको पूछता है कि तुम यूटोपिया में विश्वास करते हो क्या? यूटोपिया का जिंदगी क्या है? हाँ ये होगा जो बिल्कुल अच्छा होगा, सच्चा होगा, जिसमें सब लोगों को सब कुछ मिलेगा, एक सपना। और यूटोपिया आमतौर पे ऐसे कहा जाता है कि कभी हो ही नहीं सकता। तो यूटोपिया, तो उसको पूछा यूटोपिया है क्या? उसने कहा कि यूटोपिया है या नहीं है, यूटोपिया के बारे में सोचना तो जरूरी है। तो उसको फिर पूछा कि फिर तुम पागल हो, तुम क्यों सोचते हो उसके बारे में जो मालूम है कि है ही नहीं। तो वो कहता है कि जब आप बाहर निकल कर पृथ्वी को देखते हैं तो लगता है कि पृथ्वी वहाँ खत्म हो गया है। तो आप सोचते हैं वहाँ तक चलूँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, वहाँ मेरा तो वहाँ स्थान है। इन इंग्लिश से वी वांट टू वॉक एंड लुक एट द होराइजन। तो होराइजन को देख के हम सोचते हैं कि वहाँ पे कुछ है। अगर हमारा चलना बंद नहीं होता हम उसकी तरफ चलते रहते, जैसे हम चलते रहते हैं वो होराइजन हटता रहता है। तो वो कहता है कि यूटोपिया भी ऐसा ही है। यूटोपिया की तरफ चलना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि चलना। जिस दिन हम नहीं चलेंगे उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज हम सबके लिए यही है सबसे बड़ा आदर्श कि हम चलते रहें। और आज का इस आयोजन के इसके बारे में बाद में मुझे बात करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, मगर जितने लोगों ने इस किताब को अनुवाद करके पढ़ा वो मेरे दिल छू गए हैं, मेरा मन छू गए हैं। और मुझे लगा इतना सुंदर आयोजन मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था होगा। कि आपका लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे तरीके से आपने किया ये। और मैं एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ट्रांसलेट किया प्लीज़ वो अपना ट्रांसलेशन मुझे दे दें ताकि हम इसको पढ़कर और लोगों के पास भी सुना सकें और इंटरनेट में या हमारे वेबसाइट में कहीं डाल सकें या ब्लॉग साइट में डाल सकें। इसलिए मैं कह रही हूँ अपना नाम जरूर लिख के दें और कौन से चैप्टर का अनुवाद है या कौन से अंश का, कौन से पेज का आप ये जरूर बता दीजिएगा। फिर से मेरी तरफ से, एमकेएसएस की तरफ से और हमारे सारे साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया और अपने आप यहाँ पे आकर एक बार और मेरे संकल्प को दृढ़ किया कि आगे बढ़ना पड़ेगा और बढ़ सकते हैं ये चीज़ को। तो चलने के लिए मुझे आपने बहुत आज ऊर्जा दिया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया।
लोकतंत्र का ढांचा दिया है हमारे देश को, लेकिन मैडम जैसी प्रतिभाएं उसमें प्राण फूंकने का काम कर रही हैं। ऐसे लोगों को बहुत मैं प्रणाम करता हूं और हृदय से आपका अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। सिद्धांत लेकर करके जाएंगे तो फेल हो जाए। और तब मुझे गांधी का ज्ञान आया कि मुझे पूरे हिंदुस्तान में वाहिद दो आदमी ऐसे मिलते हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरा कबीरदास, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की नाम को समझा और कोई हिंदुस्तान को नहीं समझ सकता। और आप कल्पना करें कि एक आदमी एक दांडी मार्च कर करके एक पिंच ऑफ सॉल्ट, एक नमक, चुटकी भर नमक उठाएगा और वो एक पूरे के पूरे साम्राज्य को हिला करके ध्वस्त कर देगा। क्या कल्पना थी, क्यों उठाया उसने, क्यों ही नहीं समझ पाया। ना अंग्रेज समझ रहे थे, न हिंदुस्तान समझ रहा था, लेकिन गांधी समझ रहा था। ठीक ऐसा ही ये अरुणा जी को तो मुझे लगता है कि मैं इनको अरुणा गांधी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती। कैसे इन्होंने सोच लिया। मेरे संविधान के लिखने वाले इतने विद्वान लोग थे, पायलट लॉ, अम्बेडकर से लगाकर ऐसे कोई, मैं आपको अभी 15-20 नाम बता दूं, आप कहोगे कि इनसे ज़्यादा तो कोई पढ़ा लिखा अपने इस कॉन्टिनेंट में नहीं था। वो जनतंत्र को डिफाइन करते हुए उस जनतंत्र में एक बात नहीं डाल सकते जो इस एक अकेली महिला ने वो डाली, एक पंक्ति और पूरी की पूरी क्रांति कर दी। वो था सूचना का अधिकार। इस राजस्थान के 7 करोड़ लोगों में से, हिंदुस्तान के सारे लोगों में से किसी के दिमाग में नहीं था कि जनतंत्र का एक जो सहयोगी चीज़ हो सकती है डेमोक्रेसी को मजबूत करने की, वो एक चीज़ हो सकती, वो एक ऐसा पाया था कि जिसके ऊपर कोई कल्पना ही नहीं थी। दुर्भाग्य सहयोग से मैं भी